हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास, जो कि डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। आप सभी जानते हैं हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर होता है उसमें हम ये पता लगाते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मतलब डेल्टा जी अगर नेगेटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव, रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर जीरो है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। बट काइनेटिक्स काइनेटिक्स हमें ये बताता है, केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि रिएक्शन होगी तो कितनी स्पीड से होगी, कितनी देर में खत्म होगी, ये हमें कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स कवर किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब हम केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, कितनी तेजी से होगी, कितनी देर में खत्म होगी। ये सारी चीजें हम देखेंगे किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा थ्योरी का पार्ट 1। ठीक है, रासायनिक गति की सिद्धांत भाग 1। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप यहाँ पर डिस्क्लेमर देख सकते हैं। डिस्क्लेमर अस्वीकरण में हमने क्या देखा है आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है एवरीवन, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। बट स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए हम आज कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के टॉपिक्स। पहले हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट मतलब एक तरीके से आप स्पीड समझिए। रेट मतलब एक तरीके से आप क्या समझिए? स्पीड। ठीक है, मैं स्पीड वर्ड बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ रिलेट करने के लिए, स्पीड यूज नहीं करना है। ठीक है, अभिक्रिया की दर। फिर हम देखेंगे रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। देन हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर हम देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। देन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम कवर करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, आज हम कौन से ऑर्डर के लिए कवर करेंगे? जीरो ऑर्डर की। इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे और हम देखेंगे उसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला, और फिर मैं सेशन को समराइज करूंगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी मच एक्साइटिंग कि हम आज क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, और डेफिनेटली ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी है। फॉर्मूला, ग्राफ, सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ग्राफ दे देता है, आपसे स्लोप पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा इंटरसेप्ट क्या है, या जो भी आपसे पूछ ले, आपको कोई इक्वेशन दे दे, आपसे कह दे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाइए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मल्टीपल टाइप्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो रेट पर आने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केमिकल मतलब जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, और काइनेटिक्स से हम क्या समझेंगे? मोशन। तो रिएक्शन के मोशन को हम पढ़ रहे हैं। रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, रिएक्शन कितनी स्लो हो रही है, रिएक्शन एवरेज रेट के साथ चल रही है या रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है। एग्जांपल के तौर पर एक बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन जो हम सभी मैं मोस्टली लोगों के लिए कहूंगा, हम सभी अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि जो पानी की टंकी हमारी छत पर रखी हुई है, उसमें अगर वो पानी की टंकी फुल है, एकदम फुल है अगर वो पानी की टंकी, तो क्या होगा? पानी जब आप टैप को ओपन करेंगे बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। बट अगर वो पानी की टंकी फुल नहीं है तो जब आप उस टैप को ओपन करेंगे, मतलब जैसे जैसे वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर उस पानी की टंकी में जो रखा हुआ है, छत पे रखी हुई है, वहां पर अगर पानी कम होता रहेगा, अमाउंट कम होता रहेगा, तो नीचे जो प्रेशर है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। तो इस चीज से आप ये समझ सकते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन, मैं कॉन्सेंट्रेशन एक वर्ड बोल रहा हूँ, तो जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतनी फास्ट रिएक्शन होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिव में। किसमें देखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग में। ठीक है, तो इसको भी एक आप, ये तो एक प्रोसेस है, सिर्फ पानी ऊपर से नीचे आ रहा है विद द हेल्प ऑफ ए पाइप, और हम टैप को ओपन कर रहे हैं, टैप क्लोज किया, पानी आना बंद हो गया। अब समझते हैं हम अपनी रिएक्शन। रिएक्शन आप सभी जानते हैं, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं हमें? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जो कि न्यू सब्सटेंसेस होते हैं, एटम्स की रीअरेंजमेंट होकर ये बनते हैं। अब समझते हैं रेट क्या है। रेट में क्या हो रहा है? देखो, पानी नीचे आ रहा है, मतलब कुछ अमाउंट चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। तो समझिए रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या है? द रेट और स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन। रेट और स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन is the rate of change of concentration of reactants or products in unit time.
भाई कितने टाइम में कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट। तो फॉर्मूला भी इसी बेस से बन जाएगा। सपोज करते हैं कि रिएक्शन ए टू बी, ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। कौन कौन से? एक होगा इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। मैंने कह दिया जब टाइम 3 मिनट हो चुका था तो उस टाइम पे मुझे रेट बताइए। मैंने कह दिया जब टाइम 5 मिनट था तो उस टाइम पे रेट बताइए। टाइम 1 सेकंड पे रेट बताइए। दूसरा होगा एवरेज रेट। अब एवरेज का मतलब 2 पॉइंट्स तो मिनिमम चाहिए तभी तो एवरेज निकाल पाओगे। तो एक टाइम T1 होगा, मान लीजिए 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में क्या रेट चल रहा था, 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में क्या रेट चल रहा था, उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज रेट। तो रेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के। एक होगा हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि एवरेज रेट में दो चीजें होती हैं, दो टाइम चाहिए और दो ही आपकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे उस पॉइंट में, ठीक है। तो आर एवरेज हम कैसे लिखेंगे? माइनस डेल ए बाय डेल टी, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ए रखा गया है, डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल कॉन्सेंट्रेशन बी बाय डेल टी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ए को हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन A2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन A1, और टाइम को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। उसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है ए और बी के सामने। अगर यहाँ पर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाता। मान लीजिए A मोल्स ऑफ A होता और उससे B मोल्स ऑफ B प्रोड्यूस होता, तो आप कैसे लिखते हैं? -1 बाय A डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल T इज इक्वल टू प्लस, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं रिएक्टेंट घट रहे हैं तो प्रोडक्ट के लिए प्लस, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्लस 1 बाय B डेल कॉन्सेंट्रेशन B डिवाइडेड बाय डेल T। क्लियर? अब आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस कैसे लिखें? भाई ये तो हो गया लार्ज चेंज, डेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज चेंज को। स्मॉल चेंज के लिए हम क्या लगाते हैं? डी, स्मॉल डी। तो इसकी यूनिट समझ लीजिए, ऊपर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, नीचे क्या है? टाइम कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। मोलरिटी की अगर बात करें तो मोलरिटी भी तो एक टर्म है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। नीचे क्या है? टाइम, सेकंड इनवर्स में भी लिख सकते हो और मिनट इनवर्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, या आप बोलेंगे मोल पर लीटर पर मिनट। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखें? अरे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बस आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको डेल को डी में चेंज कर देना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट मतलब तात्कालिक, कह ही रहा है तात्कालिक, इमीडिएटली, इंस्टेंट, उसी टाइम पर हमें बताना है। तो तात्कालिक अभिक्रिया दर मतलब अनइंस्टेंटेनियस से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। को एवरेज बाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आर एवरेज। कैसे? जब हम लिमिट को डेल्टा टी को जीरो करते हैं, मतलब कोई टाइम चेंज ना हो, T1 से T2, अगर ये भी T1 भी 5 मिनट और T2 भी 5 मिनट, तो डेल्टा टी हो गया जीरो। इसका मतलब जहां डेल्टा टी जीरो है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो उस वहां पर आ जाता हमारा कौन सा पॉइंट? वहां पर आ जाता हमारा आर इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही टाइम है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन के लिए पूछा गया है। तो it is represented as R instantaneous is equal to minus D concentration of A divided by dt is equal to plus D concentration of B divided by dt। आई होप क्लियर हुआ। तो रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डेल और डी का डिफरेंस है। बाकी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। मैं एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ आपको एक प्रेजेंटेशन देता हूँ। इन जनरल मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, आपको दे रहे हैं X मोल्स ऑफ X प्लस Y मोल्स ऑफ Y। तो इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट सभी चीजों पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स पे भी और प्रोडक्ट्स पे भी। तो देखिए दर कैसे लिखेंगे? रेट -1 बाय A, जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो आएगा आपका कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। और रिएक्टेंट्स के लिए यूज करते हैं माइनस, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट्स की और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट्स की, तो प्लस लगाते हैं। तो -1 बाय A डी कॉन्सेंट्रेशन A बाय dt इज इक्वल टू -1 बाय B डी कॉन्सेंट्रेशन B बाय dt इज इक्वल टू +1 बाय X डी कॉन्सेंट्रेशन X बाय dt इज इक्वल टू +1 बाय Y डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y बाय dt। आई होप क्लियर हुआ। कौन सा रेट लिखा है हमने? कौन सा रेट लिखा है? इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज लिखना हो तो डेल लगा देंगे, डेल्टा।
मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे रिएक्टेंट की क्या कॉन्सेंट्रेशन ली है। भाई मान लीजिए एक रिएक्टेंट आपने लिया ए और एक रिएक्टेंट लिया बी। अब ए के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, तो बहुत जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएंगे, और बी के बीच के जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत देरी से प्रोडक्ट बनेंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर कैसा है, अदर कंडीशंस कैसी है, उन सभी बातों पर डिपेंड करता है क्या, रेट ऑफ ए रिएक्शन। रेट ऑफ ए रिएक्शन, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपने जो टैप ओपन किया है, वो टैप तो आपको दिख रहा है, पर इंटरनली पाइप कौन सा यूज हो रहा है, आपने कितने एमएम का पाइप यूज हुआ है, या पानी कितना है टंकी में, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, वो सारी चीजें रेट को डिसाइड करती हैं। तो आप समझिए ध्यान से, पहला पॉइंट है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज, पहला पॉइंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। भाई जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज्यादा सांद्रता, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। बार बार यही बात बोल रहा हूँ, हायर द concentration of reactants, more is the rate of reaction, right? Faster the reaction. सेकेंड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। भाई अभिकारकों की कैसी प्रकृति है, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। भाई जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी उतना रिएक्शन फास्टर होगी, तो लोअर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन। तो आप ये कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन की तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी देरी से बॉन्ड टूटेंगे और उतना देर से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जनरली क्या होता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, और जनरली क्या बोल दिया जाता है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कितना, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो यहाँ जो रेट और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो वेरी करता है ना, वो जनरली 2 से लेके 3 के बीच में वेरी करता है रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए जनरली। तो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, जनरली डबल। अगर पहले रेट आर था तो फिर क्या हो जाएगा 2R, फिर से 10 कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा 4R, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपको बताइए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं कैसे। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ, वो बिना खर्च हुए, बिना कंज्यूम हुए रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर टू रेडिएशंस। जैसे हमारी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो डेफिनेटली फास्टर हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप इन फैक्टर्स को समझ सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है दे विल फॉर्म प्रोडक्ट्स फास्टर, राइट। So the rate of reaction will be faster in presence of sunlight when exposure to radiations, आप ऐसे बोल सकते हो। आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट। नेचर ऑफ बॉन्ड में आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से हमने एक्सप्लेन किया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के भी डायरेक्टली समझो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रही है। कैटलिस्ट के भी डायरेक्टली समझो, और रेडिएशन जो एक्सपोजर कर रही है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, डेफिनेटली वो फास्टर हो जाती है। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। अब एक लॉ दिया गया, लॉ ऑफ मास एक्शन भी आप जानते हैं और हम रेट लॉ भी समझ सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से ही समझेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार लॉ ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, प्रोडक्ट ऑफ देयर इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एंड उनके ऊपर क्या पावर आएगी, ईच रेज टू ए सुटेबल पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लॉ ऑफ मास एक्शन तो ये बात कहता है कि जो उनके ऊपर पावर आनी है वो हो सकता है उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो और सकता है उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल ना हो। तो मैं रिपीट करता हूं अपना पॉइंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मान लीजिए रिएक्शन से समझ सकते हैं, कोई जनरल रिएक्शन ली तो आप यहां समझिए ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। सो रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, या प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इज इक्वल टू देयर सम, क्या कह सकते हैं आप, ईच रेज टू द पावर इज इक्वल टू देयर सम नंबर। ठीक है, जो नंबर क्या हो सकता है, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन पे टिकते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है
कि उनकी जो पावर्स रहेंगी वो उनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेंगे। बट अगर आप वहीं पर रेट लॉ में आ जाते हैं तो रेट लॉ कहता है कि उनकी जो पावर्स रहेंगी वो कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रहेंगे, नंबर रहेंगे जो कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को। रेट प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन रिमूव करते हैं तो यहां से आ जाता है के इज नथिंग दैट इज रेट कांस्टेंट। के क्या है यहां पर? रेट कांस्टेंट। तो the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of effective concentration of reacting species each raised, ठीक है, प्रत्येक को एक उपयुक्त घात तक उठाया जाता है, each raised to a suitable power, सबके ऊपर एक पावर रहेगी suitable power which may or may not equal to their respective stoichiometric coefficient, जो हो सकता है इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो। ये एक जनरल लॉ दिया गया है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन में तो क्या आ जाता है, उनकी पावर उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं, और रेट लॉ में क्या आ जाता है, उनकी पावर कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नंबर रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं के इज अ रेट कांस्टेंट। तो ये एक रेट लॉ का जनरल रिप्रेजेंटेशन दिए है, जहां पे अल्फा एंड बीटा कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नंबर है, जो हो सकता है उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो और हो सकता है उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये रेट लॉ की अगर आप समझते हैं तो रेट लॉ के आप समझ सकते हैं विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये वर्ड ऐड करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है ये अल्फा बीटा उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो और हो सकता है ना हो। The above expression is called rate law. तो rate is equal to K concentration A की पावर अल्फा concentration B की पावर बीटा। अगर आपको सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है, अगर आपको सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है तो A की पावर A ही लगाई जाएगी स्मॉल a और concentration B की पावर स्मॉल b। क्लियर? तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, बट अगर हमने अल्फा और बीटा लगाया तो हो सकता है अल्फा A के इक्वल हो जाए, हो सकता है ना हो। तो इस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ के लिए मैं सिंपल वर्ड्स में अगर डेफिनेशन बोलूं तो क्या है, रेट is directly proportional to the product of concentrations of reactants each raised to the power is equal to their sum experimentally determined number, जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जहां पे अल्फा इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ए एंड बीटा इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी रिएक्टेंट, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट है तो दो ही ऑर्डर अल्फा और बीटा आए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाता रेट कांस्टेंट, जो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, उस जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो से हम क्या बोलते थे, रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। बार बार मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो हमारे रेट लॉ में जो पावर्स है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नंबर है, सो इट इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, इट इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, जिसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे। अब रेट क्या था, रेट हमारा था, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन बी की पावर बीटा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर सम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर। अगर हमें के देखना है तो के क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन बी की पावर बीटा। अब आप क्या बोलेंगे, आप ये कहेंगे कि जो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। कब, अगर हम कहें कि कॉन्सेंट्रेशन ए भी हमारी यूनिटी है और कॉन्सेंट्रेशन बी भी हमारी क्या है, दोनों यूनिटी। अगर ये यूनिटी हो जाती है तो मतलब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर हट गया, न्यूमरेटर बचा। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, when the concentration of each reactant is taken as unity। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, अभिक्रिया का दर स्थिरांक मतलब K को उसी समय की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता को एकता के रूप में लिया जाता है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। रेट क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इनकी पावर्स हैं, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स which are raised to the concentration terms, ठीक है, sum of exponents in the rate law equation that is equal to the order, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, यूनिट ऑफ के इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ के आप ऐसे निकाल सकते हो, मान लीजिए ए की पावर एन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ए कोई रिएक्शन हमने ले ली, ए क्या दे रहा है हमें, प्रोडक्ट्स, ए हमारा रिएक्टेंट्स और ए की पावर हमने मान ली एन, एन इज नथिंग दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एन हमने कोई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर ले लिया, जनरल नंबर एन। हमने क्या लिखा, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या होता है, टाइम, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। के यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर की पावर एन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, के की यूनिट निकाली तो क्या आ गया, मोल की पावर 1 - n,
L की पावर, जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, मोल की पावर 1 माइनस n, L की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, या फिर आप इसे लिख सकते हो मोल की पावर 1 माइनस n, L की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, याद करने के लिए आप इसे कर सकते हो LMN सेकेंड माइनस वन, L लीटर, M मोल। तो ये क्या बन रहा है आपका, अगर मैं इस टर्म में लिखूं तो मोल, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो मोल बाय लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। मतलब ये क्या हो गया, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर, बताइए क्या हुआ, लीटर की पावर माइनस 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर आप इसको, n क्या है आपको बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर क्या है वो डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज, जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, that are involved in the rate law expression, that are involved in the rate law for the reaction represent the order of reaction। ठीक है, for the reaction represent the order of reaction। तो जो हमारा अल्फा प्लस बीटा था ना, जो अभी हम लेके चल रहे थे, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन बी की पावर बीटा। जो अल्फा है वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है, बीटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है, अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, तो इस जनरल रिएक्शन के लिए समझिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कंसंट्रेशन क्या दे रहा है आपको, a मोल्स ऑफ a प्लस b मोल्स ऑफ b गिव्स x मोल्स ऑफ x प्लस y मोल्स ऑफ y। तो अगर आप इसका रेट लिखते हैं द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार, तो dx बाई dt जो कि हमारा रेट है, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन a की पावर a मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन b की पावर b। ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन a की पावर a कॉन्सेंट्रेशन b की पावर b अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। बट अगर हम यहीं पर हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आगे होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन dx बाई dt इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन a की पावर a मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन b की पावर b। बट अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इक्वेशन, dx बाई dt इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन a की पावर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन b की पावर बीटा। तो कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर अल्फा कॉन्सेंट्रेशन बी की पावर बीटा। समझने वाली बात यह है कि हो सकता है अल्फा ए के इक्वल हो सकता है बीटा बी के इक्वल हो सकता है ना हो। तो रेट लॉ में फिक्स नहीं है कि ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बट ये बात फिक्स है कि ये नंबर्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हैं। ये नंबर्स, ये बात फिक्स है कि कैसे हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। आई होप क्लियर हुआ, रेट लॉ क्लियर हुआ, लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर हुआ। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, ओवरऑल ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सी भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट सी भी होता, तो हम इसकी पावर गामा लगाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर क्या हो जाता है हमारा ओवरऑल ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, what is overall order, what is the order with respect to reactants, particular reactant। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि केवल प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आती है मॉलिक्यूलरिटी। अब ये मॉलिक्यूलरिटी क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। N2 plus 3H2 gives 2NH3 हैबर्स प्रोसेस बहुत फेमस है, सबने सुनी है। N2 का एक मॉलिक्यूल, H2 के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई, 4। मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई, 4। तो मॉलिक्यूलरिटी इज नथिंग, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स और एटम्स, हो सकता है आयंस, हो सकता है एटम्स, हो सकता है मॉलिक्यूल्स, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री प्रोसेस मतलब जो एक ही स्टेप में होती है, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। समझिए दोबारा ध्यान से, आणविकता को उन आयनों या अणुओं या परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब अभिक्रिया तंत्र के एक प्राथमिक प्रक्रिया में मतलब एलिमेंट्री प्रोसेस में भाग लेते हैं। इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में होती हैं उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शंस कहा जाता है। द मॉलिक्यूलरिटी इज नथिंग दैट इज द सम ऑफ, सिंपली द सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड इक्वेशन। एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, उसमें जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी मतलब उनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका सम कर दीजिए, यू विल गेट द मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन सिंपल स्टेप में हो रही हो, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही हो। एक अणु अभिक्रिया के लिए N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या होगी, 1।
द्वि अणु अभिक्रिया के लिए 2HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस, डेफिनेटली मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या होगी 2। 3 अणु अभिक्रिया के लिए जिसमें आप देख सकते हैं 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO2 गैस, तो यहाँ पे 2 इसके और 1 इसके, तो 3 मॉलिक्यूलरिटी होगी। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कितनी होगी 3। आई होप यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि ऑर्डर क्या है और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है और मॉलिक्यूलरिटी क्या है। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन संकुल अभिक्रिया के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मल्टीपल स्टेप में होती है। मतलब रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन मोर देन वन स्टेप आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग, आणविकता का कोई मतलब नहीं है। फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन order is given by the slowest step and molecularity of the slowest step is same as the order of overall reaction। भाई ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, RDS। RDS is the rate determined step जो कि slowest step होता है। For complex reaction order is given according to the slowest step and molecularity of the slowest step is what is same as the order of overall reaction, ठीक है, as the overall order of overall reaction। अब मॉलिक्यूलरिटी में नेक्स्ट बात देखते हैं, द रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। मान लीजिए आप ये रिएक्शन समझिए, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं, HbRO3 प्लस HI, ये स्टेप पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो हो रहा है, आपको प्रोडक्ट दे रहा है HbRO2 और HiO। HbRO2 फिर F4HA के साथ रिएक्शन करी, फास्ट स्टेप एकदम जल्दी से बन गए HBr प्लस 2H2O प्लस 2I2। फिर क्या हुआ, HiO ने रिएक्शन कर ली HI के साथ और फास्ट हुआ ये भी H2O प्लस I2, फास्टली कन्वर्ट हो गया। इसलिए दो अणु सबसे धीमे चरण में भाग ले रहे हैं, एक इसका और एक इसका। सबसे स्लो स्टेप जो कि है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो कि RDS जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं RDS, वो कौन सा है, ये वाला 1+1 2 मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस मींस द रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में जो ऑर्डर होता है वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन दिस स्लो स्टेप, द रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसमें आप देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको देख रही है तो स्लो स्टेप ही डिटरमाइन कर सकता है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी 2। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नोट ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चेंज, ये चेंज हो सकता है विद कंडीशन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा, वेयर एज मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट चेंज, मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं होती। अभी हमने पीछे यही पॉइंट पढ़ा था क्या, कि जो मॉलिक्यूलरिटी है और जो ऑर्डर है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम उसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो चेंज हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो चेंज हो सकता है किसके अकॉर्डिंग, कुछ कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट चेंज। अगर दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट्स में तो दो ही हैं। क्लियर, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, जबकि ऑर्डर आपका कैसा हो सकता है, देखो मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस। वेयर एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मॉलिक्यूलरिटी जीरो है इसका मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं टकरा रहा है रिएक्टेंट में, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, फिर रिएक्शन का ही मतलब नहीं रहा। बट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। इट इज ए होल नंबर, फ्रैक्शनल, जीरो और इवन नेगेटिव ऑल्सो, इवन नेगेटिव ऑल्सो। अब आता है आपका नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा क्या है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या देखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इंटीग्रल फॉर्म। Reaction in which the rate remains constant with change in concentration of reactants। भाई इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर जीरो है, रिएक्टेंट की पावर जीरो, मतलब जिसकी पावर जीरो मतलब 1, मतलब रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। रिएक्शन इन विच वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ नहीं बदलती और सांद्रता तरह स्थिर रहती हैं, ठीक है। द रेट रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। R gives products, reactant gives products। रेट कैसे लिखेंगे, माइनस dR/dt, d concentration of R divided by dt is equal to K according to rate law, K concentration of reactants की पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। तो अब देखते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स लेंगे, ठीक है, लिमिट्स लेंगे कहां से कहां तक, 0 से t, तो आपका आ जाता है kt इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ct माइनस c0।
तो Ct को बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t और C0 को बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0। मतलब C0 आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और Ct आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। C0 को आप बोल सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 और Ct को बोल सकते हैं आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t डिवाइडेड बाय t। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं Kt इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हो, Kt इज इक्वल टू माइनस से अंतर मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस Ct प्लस C0। तो आप इसको लिख सकते हो C0 माइनस Ct इज इक्वल टू Kt। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R0 माइनस R इज इक्वल टू Kt। ठीक है, जिस तरीके से आपको लर्न हो जाए। तो R0 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, R क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, R0 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और R क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ बोल सकते हो R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, R कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट, T इज द टाइम। ठीक है एवरीवन, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से हम रेट लिख सकते हैं। और उसके बाद इंटीग्रेट जो फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये एक डेरिवेशन फॉर्म में हम करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट्स लगाते हैं, तब हमारी ये फॉर्म आती है। जहां C0 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो मैं आपको बता चुका हूं, और Ct क्या है किसी भी समय t पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जब लाइफ हाफ हो गई हो मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई हो, टाइम हाफ नहीं कॉन्सेंट्रेशन हाफ। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर इनिशियली R है, R0 है, तो उसके बाद जो फाइनल हुई वो R0/2 हो गई, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वहां पर आपको Ct की जगह क्या रखना है C0/2। जब आप Ct की जगह C0/2 रखेंगे उस फॉर्मूले में, तो आपका हाफ लाइफ क्या आ जाएगा, T हाफ इज इक्वल टू C0/2 के, आप बोल सकते हो R0/2 के। क्या बोल सकते हो R0/2 के। यहाँ पे R0 या C0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 2 एक नंबर है और K रेट कांस्टेंट और T हाफ इज द हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, T हाफ क्या है हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम। दोनों फॉर्मूले लर्न हो गए। एक हो गया R0 माइनस R इज इक्वल टू KT या C0 माइनस CT इज इक्वल टू KT। ठीक है, और T हाफ इज इक्वल टू C0/2 के। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम, इट मींस मोल पर लीटर पर सेकंड। और इसके केस में क्या होता है, क्योंकि आपका जो आप वो फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने यूनिट्स का बताया, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 0 है, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है हाफ लाइफ टाइम, या फिर आप कहेंगे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे जो जीरो ऑर्डर है वो डिपेंड नहीं करता है, जिस वजह से जो रेट है और जो रेट कांस्टेंट है दोनों की यूनिट सेम होती हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारा हाफ लाइफ टाइम हमने पढ़ा जीरो ऑर्डर के लिए, और इंटीग्रल फॉर्म भी पढ़ी, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो आज हमने जो जो कवर किया, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आप देखते हैं आज हमने क्या क्या कवर किया। तो मेनली मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, ऑर्डर एग्जांपल दिए कैसे मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, वही तो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उसे हम रेट कांस्टेंट बोल देते हैं, और जो डिपेंड करता है जिसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द पावर टू विच द concentration of a reactant is raised is the rate in the rate law equation। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो रिएक्टेंट की हैं उन पर क्या पावर्स रेज हो रखी हैं, उनका सम हमारा ऑर्डर होता है, और ऑर्डर cannot be determined theoretically, it can be determined experimentally. The number of molecules that participate in the RDS, rate determining step of reaction, is molecularity for complex reactions। complex reactions के लिए हम ऐसे देखते हैं, और RDS is the rate determining step, और ये slowest step जो होता है किसी complex reaction में जो multiple step में होती है उसे हम क्या कह देते हैं, rate determining step। ठीक है एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। आई होप आज हमने जो भी कवर किया, डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म या जो भी फॉर्मुलेस कवर किए हैं, जीरो ऑर्डर के लिए जो हमने कवर किया था फॉर्मूला, वो भी आपको याद होगा। हमने बोला है कि R0 माइनस R इज इक्वल टू KT, आप R0 की जगह बोल सकते हो C0 माइनस R की जगह CT बोल सकते हो इज इक्वल टू KT। ठीक है, उसके अलावा हमने हाफ लाइफ टाइम का देखा, जिस टाइम पे उसकी लाइफ, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगी हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो हुआ क्या, मतलब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन रिएक्टेड, उसका हम क्या बोल देते हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो टी हाफ से उसे डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या आ गया था हमारा, R0/2 के बोल लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर आप C0/2 के भी बोल सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C0 है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है एवरीवन,
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।